क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता? मैं उसका डैड हूं पैट्रिशिया। मेरे डैड मेरी मॉम पर चिल्ला रहे थे और मैं चुपचाप सुनता रहा। क्या वाकई सिर्फ तुम करती हो? क्या बकवास है ये। बस बहुत हो गया। अब मैं और नहीं सह सकता। अब मेरा वकील ही तुमसे बात करेगा। उन्होंने काफी गुस्से में फोन का स्पीकर पटक कर वापस रख दिया और फिर उस खंबे पर जोर से लात दे मारी। फिर वो अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगे। कुछ सेकंड्स के बाद वो गाड़ी में वापस आ गए। वो अपनी सीट पर आकर बैठे और मैंने उनसे कहा, क्या मॉम और आपकी लड़ाई चल रही है? मेरे डैड ने दुखी मन से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तुम कुछ वक्त के लिए मेरे साथ रहोगे? ठीक है। शुक्रिया बेटे। तो हम एक रात किसी मोटेल में गुजारेंगे और फिर हम कल ही पहली फ्लाइट से बर्लिन चले जाएंगे। क्या मॉम भी हमारे साथ चलेंगी? शायद इस बार नहीं। हम खाली और अंधेरे हाईवे पर चल रहे थे। मैं रास्ते में आ रहे पेड़ पौधों को देख रही थी। अचानक मेरे डैड ने बाएं ओर गाड़ी मोड़ ली और रोड के साइड कुछ दूरी पर हमें एक लाल रंग की रोशनी दिखाई दी। वो गाड़ी को उस ओर ले जाने लगे और उसके पास आकर रुक गए। वो एक मोटेल था। हम गाड़ी से उतरे और उन्होंने कहा, चलो आज की रात यहीं गुजारते हैं। कल हम तुम्हारे दादा के घर चलेंगे। गर्मियों की छुट्टियां वहां बिताकर हमें अच्छा लगेगा। मैंने उबासी लेते हुए अपना सर हिलाकर हाँ कहा। हम होटल के रिसेप्शन की ओर बढ़ने लगे। गोल चेहरे वाला मोटा और बूढ़ा आदमी काउंटर के उस तरफ बैठा था। उसकी एक आंख पर किसी हादसे की वजह से टांके लगे हुए थे। उसने पहले ऊपर नीचे देखा और फिर हमें कहा, हमारे पास कमरा नहीं है। हे प्लीज, हम गाड़ी में नहीं सो सकते। प्लीज हमें यहां जगह दे दो। ऐसा कहते हुए मेरी डैड ने अपनी जेब से $50 का नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। उस आदमी ने पैसे उठा लिए और हमें कमरे की चाबी दे दी। उस चाबी पर लिखा था कमरा नंबर 9। मेरे डैड ने उससे पूछा, क्या यहां कुछ खाने को मिलेगा? यहां से सीधा जाकर कोने में एक वेंडिंग मशीन है। उसके बुरी तरह जवाब देने के बाद मैं और डैड हमारे कमरे की तरफ चलने लगे। हम कमरे नंबर 9 के आगे आकर रुक गए। दरवाजा खोलते हुए मेरे डैड ने मुझसे कहा, लूका, तुम जाकर बिस्तर पर लेट जाओ। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं, ठीक है? यस डैड। मैं अंदर गया, अपनी जैकेट उतारी और कमरे को देखा। उस कमरे में 2 बेड अलग अलग लगे हुए थे और मैं जानता था कि मेरे डैड को आधी रात को उठकर बाथरूम जाने की आदत थी। मैं नहीं चाहता था कि उनकी वजह से मेरी नींद खराब हो, इसलिए मैं दरवाजे के साथ वाले बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं आधी नींद में था जब मैंने कमरे में दरवाजा खुलते हुए सुना। ये सोचकर कि शायद मेरे डैड होंगे, मैंने कहा, अब मुझे भूख नहीं लग रही, मैं सोना चाहता हूं। मैंने उनके जवाब आने का इंतजार किया, लेकिन जब 5 मिनट बीत गए और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, मैंने अपनी आंखें खोली और बुरी तरह डर गया। एक औरत मेरे पैरों के पास बैठी मुझे देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगा। जिस तरह से वो मेरी आंखों में देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुझे पैरालिसिस का अटैक पड़ने वाला है। उसकी फीकी त्वचा के साथ साथ बाहर आती नसें उसे और भी डरावना बना रही थी। उसकी कांच जैसी नीली आंखें हिल भी नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी गर्दन देखी, मेरी सांसें जैसे अटक गई हूं। उसके लंबे काले बालों की चोटी रस्सी की तरह उसके गले से लिपटी हुई थी। उसने मुझे देखकर शैतानी मुस्कान दी और मैंने चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। मेरे डर की नकल करते हुए उसने भी अपने मुंह चिल्लाने के लिए खोला, लेकिन चीख निकलने की बजाय एक मरे हुए पक्षी की तरह उसकी जीभ बाहर आ गई। वो अपनी ही चोटी से अपना गला घोटने लगी। दम घुटने की वजह से उसकी आंखें और जीभ बाहर आ गई। उसका चेहरा नीला पड़ गया और तभी मेरे डैड ने आकर कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही लाइट्स जली, मैंने खुद को कमरे में अकेला पाया। वो औरत कहीं भी नहीं दिख रही थी। मुझे बिस्तर पर डरा हुआ और लंबी लंबी सांस लेता हुआ देख मेरे डैड ने मुझसे पूछा, लुकस, क्या तुम ठीक हो? कुछ देर तक मेरी आवाज नहीं निकली। मैंने सिर्फ उन्हें डरी हुई आंखों से देखा। मेरे डैड मेरे पास आए और चिंता करते हुए पूछे, हे हे, क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? वो मेरे साथ बिस्तर पर बैठी मुझे देख रही थी। क्या? कौन? क्या जब मैं यहां नहीं था तो कोई और आया था? नहीं, मैंने अपनी आंखें खोली और वो सामने ही थी। मेरे डैड ने पूरा कमरा छान मारा और फिर बाथरूम भी, लेकिन वो जा चुकी थी। हवा में कहीं गुम हो चुकी थी। मुझे लगता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा है बेटे। वो दिखने में कैसी थी? बहुत बुरी। बहुत बुरी से तुम्हारा क्या मतलब है? उसका चेहरा नीले रंग का था और उसकी आंखें चढ़ी हुई थी। उसकी लंबी चोटी उसके गले से लिपटी हुई थी। मेरे डैड का चेहरा शक से कमरे को देखने लगे। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो
थोड़ा सो जाते हैं। हमने वेंडिंग मशीन से निकले हुए कुछ स्नैक्स खाए और सोने चले गए। मुझे याद नहीं है कि उस वक्त कितने बजे थे, लेकिन मेरी नींद एक खौफनाक चीख सुनकर खुली। अचानक लाइट्स छिलमिल होने लगी और अलमारी के दरवाजे खुलने लगे। मैंने चिल्लाकर अपने डैड को आवाज लगाई, जो अपनी आंखों से इन अजीब घटनाओं को होते देख रहे थे। ये क्या हो रहा है डैड? कुछ नहीं, बस लाइट की दिक्कत है बेटे, तुम डरो मत। वो लाइट कुछ देर और झिलमिलाई और फिर बल्ब फट गया। उस कमरे में पूरी तरह अंधेरा छा गया। खिड़की से आती चांद की रोशनी हमें कुछ कुछ देखने में मदद कर रही थी। अचानक कमरे के एक अंधेरे कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। मेरे डैड ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, कौन कौन हो तुम? एमी। कहाँ हो तुम एमी? हर जगह। अचानक कमरे का दरवाजा खुला और जोर की हवा अंदर आने लगी। हमारी आंखें दरवाजे पर ही गड़ी थी। हमें लग रहा था कि वो औरत वहां से निकल कर आएगी, लेकिन वो उस अंधेरे कोने से भागती हुई हमारे पास आने लगी। एक खौफनाक मुर्दा औरत जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके हाथ मेरे गले को पकड़ने के लिए बेताब थे। मैं चिल्लाया। डैड और मैंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। हम अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार कर रहे थे। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने अपनी आंखें खोली और वो औरत वहां से जा चुकी थी। मेरे डैड ने एक और सेकंड भी वहां नहीं बिताया। हमने अपना सामान बांधा और वहां से निकल गए। तुम बाहर आ सकती हो वांडा। $50। हे भगवान, ये लोग कितने पागल हैं। इस रात के तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। मैं जाकर स्पेशल इफेक्ट्स चेक करती हूँ। तुम इस बार उन्हें कमरा नंबर 8 देना। मेरे लिए खुफिया दरवाजे से निकल कर आना आसान रहेगा। इस तरफ। इस तरफ आइए। मोटेल्स देखने में ही खौफनाक होते हैं। मुझे हमेशा से ही एक अनजान जगह पर रहने में एक बुरा खिंचाव महसूस होता है। ऊपर से इस तरह की जगह को तो ठीक से साफ भी नहीं किया जाता। जाहिर है मैं जानती हूं कि कई जगह ऐसे मोटेल्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन सच कहूं तो ऐसे बहुत ही कम जगहों पर हैं। खैर, मुझे मोटेल्स इसलिए इतने नापसंद हैं क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे भयानक रात उनमें से एक में बिताई थी। उस रात मैं क्लार्क से मिली। हम दोनों टिंडर पर एक दूसरे से मिले थे और मैंने उसके साथ पूरी रात बार में बिताई और हमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आखिर में वो रात साथ गुजारने के लिए क्लार्क मुझे एक बेकार से होटल में ले गया। वो कमरा साफ था, लेकिन काफी पुराना सा लग रहा था। डबल बेड के सामने दीवार से सटकर वहां एक पुराना टीवी रखा हुआ था। एक साइड पर बाथरूम था और दूसरी तरह के बेड के साथ एक छोटा टेबल रखा हुआ था। ये तो रात गुजारने के लिए कमाल की पसंद की हुई जगह है क्लार्क। अगर तुम्हारे पैसे खत्म हो गए हैं तो डिनर के आधे पैसे मुझे देने के लिए कहते, नहीं? तुम्हें ऐसी जगहों की सराहना करनी चाहिए। चाहे कुछ भी कहो, इनका अलग ही मजा है। मुझे उसमें कोई शक नहीं। मुझे यकीन है बहुत से कातिलों की ये पसंदीदा जगह होगी। क्या तुम इसलिए मुझे यहाँ लाए हो? क्या तुम मेरा कत्ल करने वाले हो? मुझे माफ करना, लेकिन हमेशा से ही मेरा यही प्लान था। हमने एक दूसरे को देखते हुए कहा। लेकिन मैं वादा करता हूं इसमें बहुत मजा आएगा। मुझे लगता है कि मैं इसे अपनी समाधि पर लिखवा सकती हूं। जैसे ही मैंने ऐसे कहा, हम दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और खुद को उस बिस्तर पर फेंक दिया, बिना एक भी पल रुके। कुछ मिनटों बाद हम दोनों इस बिस्तर में ही थे, चद्दर के नीचे। हमने अभी तक पूरी तरह से अपने कपड़े नहीं उतारे थे। हम अभी भी अपने इनर्स में ही थे। अचानक मुझे कुछ वाइब्रेट होने की आवाज आने लगी और मैंने क्लार्क को चूमना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारा फोन है, क्योंकि मेरे फोन में तो बैटरी ही नहीं है। छोड़ो उसे, जरूर मेरे ऑफिस से होगा। ओह ठीक है। जैसे ही मैं उसे चूमने के लिए उसके करीब आई, हमने दरवाजे पर खटखट की आवाज सुनी। कोई हमारे दरवाजे पर था। क्या वाकई? ओह प्लीज नहीं। शायद कोई अपना कमरा ढूंढ रहा होगा या फिर मोटेल का मैनेजर होगा। छोड़ो उसे। जैसे बाहर खड़े उस आदमी ने मेरी बात सुन ली हो, उसने और जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। बस अब बहुत हो गया।
मैं जाकर देखता हूं कि इन्हें चाहिए क्या। क्लार्क ने अपनी पैंट्स पहनी और गुस्से में दरवाजा खोला। दरवाजे के पीछे लंबे बालों वाला एक आदमी खड़ा था। उसने काले रंग का ओवरकोट पहना हुआ था। अपनी टोपी को नीचे करते हुए उसने कहा, हेलो, आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा। क्या मैं गलत समय पर आ गया? उस आदमी ने मासूमियत से धीमी और शांत आवाज में कहा। इस पूरे वक्त वो बस हल्की सी मुस्कान देता रहा। जी हां, क्या चाहिए तुम्हें? मैं इन कमरों से गुजर रहा था और मैंने आपकी आवाज सुनी। मैंने सोचा मैं आपको आकर हेलो बोल दूं। क्या? तुम हो कौन भाई? भगवान, उसने धीरे से कहा और मेरी हवाइयां उड़ गई। क्लार्क भी डर गया था और उसी डर में वो कुछ कदम पीछे आ गया, बिना उस आदमी की बात पर कोई प्रतिक्रिया दिए। उसका फोन एक बार फिर बजा और हैरान होकर उसने 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसके ऐसा करते ही पीछे खड़े आदमी ने अपनी जेब से एक बैग निकाला और उसके मुंह पर डालकर उसका दम घोटने लगा। मैं जिस भी हाल में थी, मैं उठकर उस आदमी के सर पर कांच का ग्लास दे मारा। उस आदमी को ऐसा कुछ भी होने का एहसास नहीं था, इसलिए उसने क्लार्क को छोड़ दिया। क्लार्क ने फौरन अपने मुंह से वो प्लास्टिक का बैग निकाल दिया। जैसे उसने ऐसा किया, वो आदमी झट से क्लार्क पर चाकू से वार करने आया। क्लार्क ने खुद को उस वार से बचा लिया, लेकिन इस सब में उसके हाथ पर एक गहरा घाव आ गया। अपने घाव को देखकर क्लार्क डरते हुए इस कमरे से बाहर भाग गया। वो आदमी खड़ा होकर उसे भागते हुए देखता रहा। उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, वो बस निराश था। ओह, क्या मैंने आपके बाहर जाने का रास्ता रोका हुआ है? मुझे माफ कीजिएगा, आप जा सकती हैं। ऐसा कहते हुए वो साइड हो गया, लेकिन उसने अपने हाथ में अब तक वो चाकू कसकर पकड़ा हुआ था। चाकू फेंको और निकल जाओ इस कमरे से बाहर। जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और दुखी चेहरा बनाकर मुझे घूरने लगा। उसके चेहरे का वो भाव बस कुछ ही देर के लिए था और वो फिर मुस्कुराने लगा। तुमने कहा था कि मैं जा सकती हूं, हटो मेरे रास्ते से। वो आदमी वहां से हिला और तेजी से पीछे होने लगा। मैंने साइड पे क्लार्क का फोन पड़ा हुआ देखा और पीछे होकर उसे फौरन उठा लिया। फिर मैं तेजी से बाथरूम की ओर भागी। जैसे ही मैं अंदर घुसी, मैंने अंदर से बाथरूम को लॉक कर दिया। वो पागल आदमी एक बार भी मेरे पीछे आने के लिए नहीं भागा। वो बस आराम से चलते हुए मेरी ओर बढ़ने लगा। डरते हुए मैंने उस फोन से कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन फोन में पासवर्ड लगा हुआ था। ओह नहीं! दरवाजे की दूसरी ओर वो आदमी खटखटाने लगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। हे, आप काफी गुस्से में लगती हैं। क्या सब कुछ ठीक है? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये सब शायद इसलिए क्योंकि मैं आपको मारने की कोशिश कर रहा हूं ना, है ना? मुझे माफ करिएगा, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो मुझसे ये सब करवा रहा है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? किसने तुम्हें मुझे मारने को कहा है? भगवान ने। वो अभी मेरे साथ ही है। मैं समझ सकता हूं कि आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन मेरा यकीन मानिए, कुछ देर बाद आप भी उन्हें देख पाएंगी, जन्नत में। मेरी बात सुनो, मैं एक धार्मिक औरत हूं। मैं हर संडे चर्च जाती हूं। ये सही नहीं है, मारना गलत है। तुम सुन रहे हो? हे, रोना बंद करो प्लीज, ये अच्छी बात है। ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। मैं जानता हूं, लेकिन वो मुझे माफ कर देगा। ये सब कुछ बड़ा करने के लिए हो रहा है। यही भगवान की इच्छा है। तुम्हें इससे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसके लिए ये करना चाहिए। मुझे लगता है कि आप मुझे समझ रही हैं। हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बन रहा है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं चाहिए। जब तुमने मुझे जाने के लिए कहा, क्या वाकई तुम मुझे जाने देते? सच सच बताओ मुझे। मैं आपको मार देता। मुझे माफ करना, मैंने आपसे झूठ कहा था। क्या आप प्लीज मुझे अंदर आने देंगी? तुम अब भी मुझे मार दोगे? हाँ, क्या आप दरवाजा खोलेंगी प्लीज? रोते हुए मैंने अब भी उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और वो पूरे सब्र के साथ दरवाजा खटखटा रहा था। कुछ सेकंड्स बाद क्लार्क का फोन फिर से बजा और मैंने फौरन उठा लिया। प्लीज, मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक मोटेल में बंद हूं और एक आदमी मुझे मारना चाहता है। प्लीज 911 पर फोन कीजिए। क्या? कौन हो तुम? और क्लार्क कहाँ है? दूसरी तरफ से एक औरत के बोलने की आवाज आई। क्लार्क मुझे डेट कर रहा था।
हम इस मोटेल में एक कमरे में थे और अचानक एक आदमी अंदर आ गया। क्लार्क बचकर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन मैंने खुद को इसके बाथरूम में बंद कर दिया है। वो आदमी बाहर है, प्लीज जल्दी किसी को भेजिए। क्या? बददिमाग औरत! क्लार्क मेरा पति है। ओह नो, मुझे माफ करना। मैं कसम खाती हूँ, मैं नहीं जानती थी। मैं उसे टिंडर पर मिली थी। उसने मुझे कहा था कि वो सिंगल है। मेरा यकीन करो प्लीज, प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज किसी को भेजिए। क्लार्क के फोन में पासवर्ड लगा हुआ है। प्लीज तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना होगा। मैं कभी किसी शादीशुदा आदमी के साथ नहीं जाती। हेलो, हेलो। मैं जानती हूँ कि तुम सच कह रही हो। ये पहली बार नहीं है कि उस धोखेबाज ने ऐसा किया हो। अच्छा सुनो, मुझे उसका पासवर्ड तो नहीं पता, लेकिन मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ, ठीक है? शुक्रिया, शुक्रिया। तुम समझ भी नहीं सकती कि तुम मेरे लिए इस वक्त क्या हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिस होटल में तुम अभी हो, क्या उसके दरवाजे लाल और खिड़कियां हरे रंग की हैं? हाँ। तुम्हें कैसे पता? ये बदसात आदमी! मैं जानती हूं तुम कहां। वही रहना। मैं जल्द से जल्द मदद के लिए किसी को भेजती हूं। शुक्रिया। और डियर, अगर भविष्य में कभी तुम्हारे साथ ऐसा दोबारा हो तो जान लो कि 911 पर कॉल करने के लिए तुम्हें फोन को अनलॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहने के बाद उस औरत ने फोन काट दिया और मुझे एहसास हुआ कि जैसे ही मैंने फोन पर बात करनी शुरू की थी, उस आदमी ने भी दरवाजे पर खटखटाना बंद कर दिया था। वो लोग पुलिस को फोन कर रहे हैं। पुलिस जल्दी यहां आती होगी। अच्छा होगा कि तुम यहां से भाग जाओ। दरवाजे की दूसरी ओर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्या तुम अभी वहां हो? मुझे दरवाजे के पीछे से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अंदर बैठी रही और पुलिस के आने का इंतजार करती रही। हमने काफी मिनट यूं ही शांति में गुजार दिए। मैं यहां घंटों बिता सकती थी अगर कोई मुझे बचाने आ रहा हो तो। मैंने पुलिस को खुद फोन करने के बारे में भी सोचा। क्या पता उस लड़की ने उन्हें फोन ना किया हो। मैंने दोबारा से फोन ऑन किया, लेकिन फिर मुझे बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। मैंने सिर्फ यही कमरा किराए पर दिया था, उन्हें यही होना चाहिए। हाँ, यहाँ और भी खून है। शुक्रिया। अब आप वापस जाइए और खुद को किसी कमरे में बंद कर दीजिए। आप खतरे में हो सकते हैं। जिस तरह वो लोग बात कर रहे थे, मैं समझ गई थी कि वो पुलिस वाले और मोटेल का ओनर था, इसलिए मैं जितना हो सकता था उतनी जोर से चिल्लाई। मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, बचाओ! मैंने बहुत से कदमों को अपनी ओर आते हुए सुना। मैंने हिम्मत करके एक उम्मीद के साथ दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने ऐसे किया, मेरे अंदर जो डर था कि हो सकता है ये आवाजें उस आदमी और उसके दोस्तों की हों जो मुझे गुमराह करके बाहर निकालने के लिए मजबूर कर रहे हों, लेकिन अपने सामने दो पुलिस वालों को देखकर मेरा वो डर भी खत्म हो गया। रोते हुए मैंने उनमें से एक को गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना सर उठाया, मैंने उसे फिर देखा। वो आदमी कमरे के कोने में पुलिस से छुपकर अंधेरे में खड़ा था, इसलिए जब पुलिस अंदर आई तो उसने उसे नहीं देखा। उसने अपने बदन पर कपड़े नहीं पहने हुए थे, सिर्फ एक निक्कर पहनी हुई थी। उसके शरीर पर हर जगह खून लगा हुआ था, जो क्लार्क पर वार करने की वजह से उस पर गिरा था। वो बस वहां खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके हाथ में अब भी वो चाकू था। मैं पुलिस वालों से हटकर खड़ी हो गई। जो आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहा था वो आपके पीछे है। दोनों पुलिस वाले हैरान होकर पीछे मुड़े और उनके सामने वो आदमी अपने हाथ में चाकू लिए तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। सर, रुक जाइए वरना हम गोली चला देंगे। जब वो आदमी करीब आया तो दोनों पुलिस वालों ने उस पर गोली चला दी और वो जमीन पर गिर गया। अपनी छाती पर 3 गोलियां खाने के बावजूद वो आदमी मुस्कुराता रहा और उठकर खड़ा हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और एक पुलिस वाले पर झपटा। इससे पहले कि वो उन पर हमला कर पाता, उनके पार्टनर ने एक बार फिर उस आदमी पर गोली चला दी, लेकिन इस बार सीधे सर के बीचों बीच। वो आदमी उसी वक्त मर गया। कुछ मिनटों बाद एक एम्बुलेंस और पुलिस की 2 और गाड़ियां आई। मैं ब्लैंकेट ओढ़े खुली हवा में बाहर बैठी थी और पुलिस वालों का मुझे होटल से दूर ले जाने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने एम्बुलेंस को उस आदमी की लाश ले जाते हुए देखा, एक पुलिस वाला मेरे पास आया। आखिरकार हमें क्लार्क मिल गया। वो सुरक्षित है। वो सारी रात एक पागल की तरह बिना शर्ट पहने सड़कों पर भागता रहा। लगता है उसके पास अपनी बीवी को सुनाने के लिए एक अच्छी कहानी है। क्या आप ठीक है मैम? पहले से बेहतर। वो मर गया ना? हाँ, वो बस उसे एम्बुलेंस में ही डाल रहे हैं। अब वो आपको कभी परेशान नहीं करेगा। मैं जानती हूं, मैंने अभी देखा। पता नहीं मैंने आपसे ये सवाल किया ही क्यों। कोई बात नहीं, आप एक बहुत ही खौफनाक मंजर से गुजरी हैं। यह आदमी नहीं, जानवर था। मैं अपने किसी साथी को भी नहीं जानता जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने के बावजूद 3 गोलियां खाकर उठ सके। शायद इसने किसी तरह का नशा किया हुआ था। माफ कीजिएगा, ये रात हम सब के लिए काफी मुश्किल थी। जरूरी यह है कि आप सुरक्षित हैं। हम आपको यहां से ले जाएंगे, ठीक है?
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, ऑफिसर ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। मैंने दूर से ही मोटेल के कमरे को पलट कर देखा तो वो आदमी मुझे दोबारा दिखा। वो खिड़की से मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ अपना हाथ हिला रहा था। मैंने हैरान होकर अपनी आंखें रगड़ी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने वापस देखा तो वो गायब हो चुका था। जैसे ही गाड़ी चलने लगी, मैंने अपनी आंखें बंद कर दी और आराम से सीट पर बैठ गई। मैं आधी रात को घने जंगलों के बीच बने एक खाली सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रही थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गाड़ी के वाइपर हर कुछ सेकंड में हिल रहे थे और गाड़ी के शीशे को साफ कर रहे थे। एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़कर मैं अपने फोन पर गूगल मैप चलाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां पर नेटवर्क की तंगी होने की वजह से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मैं आखिर हूं कहां? मैं पिछले 2 घंटों से गाड़ी चला रही थी ताकि मुझे रात बिताने के लिए कोई जगह मिल जाए, लेकिन मेरी किस्मत उस दिन मेरा साथ नहीं दे रही थी। मैंने साथ वाली सीट पर अपना फोन फेंकते हुए कहा, क्या बकवास है, मुझे डैड की बात मान लेनी चाहिए थी। मैंने एक पेड़ के नीचे अपनी गाड़ी रोकी और अपना फोन लेकर बाहर आ गई। मैंने उसे इधर उधर घुमाकर सिग्नल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मेरी किस्मत उस दिन खराब चल रही थी। बहुत बढ़िया, यहां भी कोई सिग्नल नहीं है। अब और क्या? मैं उस खाली हाईवे पर मंडरा रही थी। मैं बिल्कुल अनजान महसूस कर रही थी जब मैंने अपने पीछे पत्तों के हिलने की आवाज सुनी। पीछे मुड़ते हुए मैंने कहा, कौन है वहां? हेलो। एक परछाई वहां से तेजी से हिली और बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप गई। जंगलों से आती हुई कीड़े मकोड़ों और बाकी जानवरों की आवाज सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी अपरिचित जगह पर हूं। मैं किसी अनजान रास्ते के बीचों बीच हूं और इस परिस्थिति से अगर कोई मुझे निकाल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं अगले आधे घंटे तक और गाड़ी चलाती रही और आखिर में मुझे रोड की साइड पर एक मोटेल दिखा। जब तक मैंने गाड़ी वहां लगाई तब तक बारिश और तेज हो चुकी थी। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। वो मोटेल दिखने में पुराना और घिसा पिटा लग रहा था, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं होता वो नखरे नहीं दिखा सकते। इसलिए मैंने तय किया कि मैं रात यहीं बिताऊंगी। मैं अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर सामान निकाल रही थी कि मैंने थप्पड़ की आवाज सुनी। जैसे ही मैं उस तरफ मुड़ी, मैंने मोटेल की बाईं ओर 2 माले का एक लकड़ी का घर देखा। पहले माले पर लगी बड़ी खिड़की जिस पर सफेद रंग के पर्दे लगे हुए थे मुझे दिखी। अंदर की लाइट जल रही थी, जिसकी वजह से वहां खड़े 2 लोग भी दिख रहे थे। एक आदमी और एक औरत वहां खड़े बहस कर रहे थे। मुझे उनकी बातें सुनाई दे रही थी। मुझे माफ करना, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मैं जानता हूं, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। तुम मुझे कभी दुख नहीं पहुंचा सकते, तुम मेरे पति हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं उस औरत पर विश्वास नहीं कर पाई। मैंने खुद से कहा, हाँ ये सही है, वो तुम्हें थप्पड़ मारे, तुम्हें धोखा दे क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है, बेवकूफ औरत। और तभी पर्दे के पीछे खड़ी हुई औरत अपने घर की खिड़की की तरफ मुड़ी। अजीब महसूस करते हुए और चौंकते हुए मैं फौरन ऑफिस के अंदर चली गई। मुझे यकीन है उस औरत ने मुझे छुपकर उनकी बातें सुनते हुए देख लिया था। वहां पर 5 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने मोटेल के रिसेप्शन की तरफ किसी के पैरों की आवाज आती हुई सुनी। एक औरत वहां आई। उसका चेहरा देखने में फीका लग रहा था, जैसे वो कई रातों से ठीक से सोई ना हो। वो काउंटर के पीछे जाकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर उसने भयानक सी मुस्कान दी। माफ करना, इस वक्त यहाँ ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए। कोई बात नहीं, मुझे एक कमरा चाहिए। हाँ जरूर, सिंगल बेड। हाँ वो भी चलेगा। उसने मुझे कमरा नंबर 3 की चाबी पकड़ाई और कहा, ये रही तुम्हारे कमरे की चाबी, इसका $35 होगा। मैंने उसे $10 के 4 नोट दिए और कहा, छुट्टा रख लीजिएगा, शुक्रिया। मैं किसी भी तरह की बातचीत के लिए बहुत थक चुकी थी, इसलिए सीधे अपने कमरे में चली गई। मैंने एक आखिरी बार उस घर की तरफ मुड़कर देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पर्दे पर उस आदमी की परछाई दिख रही थी और इस बार वो खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा था। इसका मतलब अब वो आदमी मुझे देख रहा था। कैसे अजीब लोग हैं यहां। इन सब से डरने के बाद मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वो कमरा दिखने में बहुत पुराना था। कमरे में एक टेबल, 2 चेयर, साथ में एक लैंप, टेबल पर पड़े पानी का जग और ग्लास और दीवार पर लटका हुआ एक बक्सा। सिली हुई दीवारों पर पुराना गंदा वॉलपेपर लगा हुआ था। ये ड्राई मंथ है। मैंने रात में पहले वाले कपड़े बदल लिए और सोने से पहले अपने मुंह धोने चली गई। वॉशरूम में एक बड़ा सा शीशा था जिस पर पानी के धब्बे थे। सिंक पर लगा हुआ नल का लीक कर रहा था
जिसकी वजह से शांत कमरे में डरावनी आवाजें हो रही थी। जैसे ही मैं कमरे में वापस आई तो मेरा दिल दहल गया। कमरे की लाइट्स बंद थी। वॉशरूम के बाहर घनघोर अंधेरा देखकर मैं समझ गई कि कोई मेरे कमरे में घुस आया है। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने धीरे से अपने हाथ में मेटल का टूथब्रश स्टैंड पकड़ा और लड़खड़ाती आवाज में पूछा, कौन है वहां? तुम जो भी हो फौरन यहां से चले जाओ। ये कोई मजाक नहीं है, समझे? तुम मुझे नहीं देख सकती, लेकिन मैं तुम्हें देख सकता हूं। हे भगवान! मैं बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागी और मैंने अपनी ओर आते हुए भारी पैरों की आवाज सुनी। इससे पहले कि मैं दरवाजा बंद करती, काउंटर के उस तरफ खड़ी औरत अचानक अंधेरे से निकलकर मेरे सामने आ गई। उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। तुम यहां क्या कर रही हो? वो किसी पागल की तरह मुस्कुराने लगी और उसकी बाईं आंख फड़की। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे पति को मुझसे छीन लोगी? वो सिर्फ मेरा है, समझी? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पागल बुढ़िया? इससे पहले कि मैं परिस्थिति को संभाल पाती, उस औरत ने मुझ पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरी कलाई पर गहरा घाव हो गया। मैं दर्द में जोर से चिल्लाई और उस गहरे घाव से खून बहने लगा। आह! मैं तुम्हें सुअर की तरह काट कर रहूंगी जब तक तुम्हारा सारा खून न बह जाए और तुम मर न जाओ। तुम ऐसा कर क्यों रही हो? क्योंकि वो तुम्हारे जिस्म को घूरना बंद ही नहीं कर रहा। देखो, वो वहां खड़ा होकर किस तरह तुम्हें देख रहा है। उस औरत ने कमरे के अंधेरे भरे कोने की तरफ इशारा किया। मुझे इस बारे में सोचकर भी घिन आने लगी। क्या बकवास है? तुम दोनों अभी के अभी इस कमरे से निकलो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तुम किसी को नहीं बुला पाओगी डार्लिंग, ये मेरा वादा है। हम दोनों के बीच कोई नहीं आ पाएगा। वो औरत अपने हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ झपटी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा पाती, मैंने उस टूथब्रश होल्डर की मदद से उसके चेहरे पर वार कर दिया। मैं कोई कमजोर कड़ी नहीं हूं, इसलिए मेरे एक ही वार से वो ढेर हो गई। मैं अंधेरे में उनके पति को नहीं देख पा रही थी, लेकिन फिर मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पुलिस को बुला रही हूं। बेहतर होगा तुम जहां हो वहीं रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो तुम्हारी बीवी का किया है। उसने ना कुछ कहा और ना ही कोई आवाज की। मैंने उस औरत का चाकू झटके से जमीन से उठा लिया और बाथरूम से बाहर आ गई। कांपते हुए हाथों से मैंने कमरे की लाइट्स ऑन की, और जो मैंने देखा उसके बाद हैरान रह गई। कमरे में मैं अकेली खड़ी थी। उसका पति मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा था। ये सोच करके शायद वो भाग निकला है, मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और 911 पर कॉल कर दिया। जब पुलिस आई तब तक भी वो औरत बेहोश थी। वो उसे एम्बुलेंस में ले गए और एक पुलिस वाला मेरे पास आया। मैम, आपको अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि इसका पति कहीं छुपा हुआ है। उसने मुझे बताया कि वो मुझे देख रहा है और इसलिए वो मुझे मारना चाहती थी। ऐसा नहीं हो सकता मैम। क्या आपने कमरे में ठीक से चेक किया? हमें कमरे की तलाशी लेने की जरूरत नहीं है। हमें उसका पति मिल गया है। तो फिर वो कहाँ है? मैंने आपको उसे हथकड़ी लगाकर ले जाते हुए तो नहीं देखा। हमें उसकी लाश घर के ऊपर वाले माले से मिली है। क्या? जी, ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पति का कत्ल काफी अरसे पहले ही कर दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने उसके पति को देखा या सुना होगा। वो आदमी करीब 1 महीने पहले मर चुका है। तो फिर उस आदमी की आवाज में किसने मुझसे बात की? मुझे उससे दूर भागना ही होगा। वो अभी सो रही है। मुझे बस इस आदमी को मारना है और फिर मैं आजाद हो जाऊंगा। अपनी बीवी से आजाद, अपनी जिंदगी से आजाद।